मिडिल क्लास से अपर क्लास से प्रीमियम क्लास, ये कैसे स्टेप कैसे बढ़ेगा आगे? अगर आपके हाथ में है तो कौन नहीं मुकेश अंबानी की वेल्थ जितनी वेल्थ, या कौन नहीं एलन मस्क जितनी $750 बिलियन की वेल्थ कौन नहीं पाना चाहता? फिर बनिए ना। फिर हो सकता है आप एलन मस्क से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उससे ज़्यादा घंटे काम कर रहे हो दिन में, तो क्यों नहीं पहुंच पाते? तो डेस्टिनी को मानना पड़ता है, और आपको बार बार डेस्टिनी याद दिलाती है कि तुम मुझे नहीं मानोगे तो मैं याद दिलाऊंगी कि क्या है। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को ऊपर से देखें, मतलब नीचे बिजनेस चल रहा है, आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने में क्या होगा, आपको पता लगेगा आपका बिजनेस किस दिशा में जा रहा है और इस बिजनेस में क्या क्या चीज ऐड की जा सकती है। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो इसमें टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। टीम पहले आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, तो मैं आपको क्षमा मांगते हुए टोक रहा हूँ। अगर आप अपनी टेक होम कम कर अच्छे एम्प्लॉइज रखें, तो वो जो मैंने पहले बात कही कि आप अपने बिजनेस से अलग हो जाइए, वो संभव होगा। वो आपको तंग नहीं करेगा। किसी की 30,000 सैलरी, 40,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, क्या उनके लिए मार्केट ओपन है? क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर पाते? मैं इसको दूसरी तरीके से लेता हूँ आपके सवाल को, कि वो क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सेविंग्स जो होती है, इन्वेस्टमेंट से पहले सेविंग आती है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही आपकी वो 30, 40, 50,000 की सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आए, या आप कोई बिजनेस करते छोटा मोटा बैंक में, जैसे ही वो हिट करे उसका 20% आप स्लाइस ऑफ करें, ठीक है, और और एक अलग बैंक अकाउंट में रख दीजिए। उस बैंक अकाउंट का ATM कार्ड खो दीजिए या फाड़ के फेंक दीजिए, उसका पिन भूल जाइए, ऑनलाइन बैंकिंग का फाड़ के फेंक दीजिए उस पिन। उसकी चेकबुक भी कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जो आपको मिले ही ना, और उस अकाउंट में लगातार पैसे आप डालते हैं। रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। क्या है कि अनुज, सबसे ज़्यादा मेहनत रियल एस्टेट मांगती है, इन्वेस्टमेंट, उसमें लेगवर्क बहुत चाहिए। प्रॉपर्टी में भी अनुज Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में मुझे इस वक्त ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है। मंदी दस्तक दे सकती है या फिर देने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल। अगर क्योंकि हम तो अर्थशास्त्र को बिल्कुल गहराई तक जाते हैं, तो मुझे 2026 बहुत अच्छा उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नज़र आ रहा है कि इतने दुनिया में दुख हैं, उसमें से फाइनेंस उन दुख का एक मेजर हिस्सा है कि पैसों की कमी होना आपको अक्सर दुखी करता है। तो उस दुख को आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली जागरूक रहें। सो इंक्रीज योर फाइनेंशियल लिटरेसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। तो आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है। आज हमारे साथ बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी हमारे साथ हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, तमाम सेक्टर्स को कवर करेंगे, और हम बात करेंगे आम आदमी की। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए जो आपके लिए गाइडेंस साबित हो और उससे आपको जीवन में कुछ अच्छा करने को मिले। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अनुज। आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले एक तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत थैंक यू कि आप लगातार सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। पता ही नहीं है लोगों को कि जाना किधर है। तो इतने पॉडकास्ट, इतना हम लोगों ने आपके डिबेट्स देखी हैं, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और सर, हम मिडिल क्लास की बात करेंगे। सर, मिडिल क्लास से अपर क्लास से प्रीमियम क्लास, ये कैसे स्टेप कैसे बढ़ेगा आगे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास वाले जनरली मिडिल क्लास बन के रह जाते हैं। यस। और ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं। मैं अभी कहीं बात कर रहा था कि इंडिया में जो मीडियन एज है, यस, वो मात्र 69.5 है। यानी कि एक औसतन आदमी जो जिंदगी जीता है वो 70 साल, आधे लोग 70 साल पूरे नहीं कर पाते। अब भगवान लोगों को लंबी उम्र दे, 100 साल जीने वाले भी हैं, 90 वाले भी हैं, पर एवरेज जो मीडियन एज हम बोलते हैं। तो मुझे लगता है मिडिल क्लास को अपनी जो सोच है, वो सोच उनको कई दफ़े मिडिल क्लास में ट्रैप कर देती है। और मिडिल क्लास 2-3 तरीके की होती है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग छोटा मोटा अपना बिजनेस चलाते हैं। तो मैं पहले नौकरी वालों पर आता हूँ। दोनों की बात अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक की, दोनों का रोड अलग होती है। नौकरी वाला क्या है, सुबह अपना उठे, तैयार हुए और आपके ऑफिस पहुँचना है, जहाँ आप काम करते हैं उनके यहाँ आपको जाना है, और शाम को आते आते भी देर हो जाती है, थक जाते हैं आप। आके थोड़ा बहुत देर फैमिली के पास कभी टाइम मिला, कभी नहीं मिला, कभी सीधे आके आप थके हुए सो गए। तो वो जो रूटीन है वो आपको और कुछ करने के लिए समय नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास है और नौकरी करता है, उसमें जहाँ कमी, जो किस वजह से वो मिडिल क्लास में ही ट्रैप रह जाता है, कि वो अपनी स्किल्स अपग्रेड नहीं करता है। और मैं इसको अगर दूसरे तरीके से बोलूँ कि वो अपने एम्प्लॉयर के लिए तो नौकरी करता है, पर खुद के लिए कुछ नहीं करता।
तो जब आप खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा ये है 2-3 महीने में एक छुट्टी चले गए परिवार के साथ, कभी कोई शादी ब्याह हुआ वो अटेंड कर लिया, पर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। तो नौकरी वाले के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, अगर उसको मिडिल क्लास से बाहर आके अपर क्लास में मूव करना है, इसमें 2 चीज़ें हैं अनुज। आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा है जिसमें थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच भी है। पहले मैं सीधा अर्थशास्त्र और फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस की बात करता हूँ। तो मुझे लगता है स्किल अपग्रेडेशन भी चाहिए। अच्छा, अगर आप स्किल अपग्रेडेशन, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब खुद को उठाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, देखिए एक तो होता है ना, आप नौकरी कर रहे हैं तो कंपनी में आपने 5 साल हो गए, अब कंपनी ने आपको प्रमोट कर दिया, फिर आपको नेक्स्ट लेवल अप्रेजल मिल गया, आपको तनख्वाह बढ़ गई, वो सब ठीक है, वो पर फिर भी मिडिल क्लास में ही बने रहे। तो स्किल अपग्रेडेशन इज द मैजिक वर्ड। मतलब आपको उस नौकरी के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा लगातार सीखते रहना चाहिए जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। ठीक है। वो अगर हम नहीं करेंगे तो जो नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, अब क्या हुआ, 4-5 साल बाद नौकरी बदल ली, चलिए वहां पर एक डेजिग्नेशन ऊपर मिल गई। हालांकि मैं ये साथ में कहना चाहूंगा अनुज कि लोग बाहर भी आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने मिडिल क्लास वालों को अपर मिडिल क्लास और प्रीमियम क्लास में भी जाते हुए देखा है, पर उनकी गिनती बहुत कम है। बहुत कम है। तो क्योंकि जब गिनती बहुत कम होती है तो हम उसको ऐसे जनरल प्रिंसिपल नहीं बताते हैं, क्योंकि भाई वो इक्का दुक्का लोग हुए, भाई कौन है, बताओ, कमेंट आ जाते, बताओ भैया कौन हुआ है। तो इसलिए आई थिंक स्किल अपग्रेडेशन इन द मिडिल क्लास इज अ मस्ट, और वो ज़्यादातर करीब 90% लोग नहीं करते हैं। अच्छा, जब मैं स्किल अपग्रेडेशन कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है आप कुछ नया सीखता रहिए, कुछ नया कोर्स करते रहिए, कुछ जो आप काम कर रहे हैं नौकरी में उसमें कुछ जो आपका बॉस कर रहा है या बॉस का बॉस कर रहा है, कुछ उसको सीखने की कोशिश करिए। कोशिश करने से ये मतलब नहीं खाली अंदर एक डिजायर रखिए, पर उसके लिए आप प्रयास भी करिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो फिलोसॉफिकल बात थी अनुज, वो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि आप जो एफर्ट करते हैं वो तो है ही है, पर डेस्टिनी कोई नाम की कोई चीज़ होती है। हालांकि जब बहुत ज़्यादा आप डेस्टिनी करें तो लोग कहते हैं ये तो बहुत निराशावादी है, हर चीज़ को यू रिक्लाइन टू योर डेस्टिनी, कि आप सब ये छोड़ के, तो लोग क्या होता है उसमें काम छोड़ देते हैं कि भाई ये तो मेरी किस्मत है। तो किस्मत का भी रोल होता है, आप माने या ना माने, किसी दिन इस पे अलग से बात करेंगे। और मैं इसको सिद्ध कर दूंगा कि किस्मत का रोल कैसे होता है, मतलब क्योंकि, और सिद्ध करने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि कुछ लोग डेस्टिनी को नहीं मानते। वो कहते हैं जो कुछ है आपके हाथ में। तो अगर आपके हाथ में है तो फिर बन जाइए ना मुकेश अंबानी, क्यों नहीं बन पाते? ठीक बात है। अगर आपके हाथ में है तो कौन नहीं मुकेश अंबानी की वेल्थ जितनी वेल्थ, या कौन नहीं इलॉन मस्क जितनी $750 बिलियन की वेल्थ, कौन नहीं पाना चाहता? फिर बनिए ना फिर। और हो सकता है आप इलॉन मस्क से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उससे ज्यादा घंटे काम कर रहे हो दिन में, तो क्यों नहीं पहुंच पाते? तो डेस्टिनी को मानना पड़ता है, और आपको बार बार डेस्टिनी याद दिलाती है कि तुम मुझे नहीं मानोगे तो मैं याद दिलाऊंगी कि क्या है। तो डेस्टिनी का भी रोल होता है। ये तो रही नौकरी वालों की बात। अब मैं डेस्टिनी को एक तरफ कर देता हूँ कि बार बार डेस्टिनी की बात करूंगा तो ये डिस्कशन कहीं और चला जाएगा, और लोग कहेंगे भाई ये तो क्या सारी बात ला के किस्मत पे खत्म कर दी, तो ये एक्सपर्ट की क्या सलाह हुई, ये इसके लिए तो हम किसी कथावाचक को बुला लाते। तो अब आती है बिजनेस वालों की। बिजनेस, जो लोग छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, उनका क्या होता है कि बिजनेस में एक विजन कई दफे नहीं रहती कि हम बिजनेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और वो अपने बिजनेस के रूटीन में इतने उलझे रहते हैं कि वो बिजनेस की एक्सपेंशन का उन्हें सोचने का ही टाइम नहीं मिलता। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले किसी प्लेटफॉर्म पे इसी टॉपिक पे बोल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि अपने बिजनेस को कुछ इस तरीके का बना लीजिए कि आप उस रूटीन से निकल आए बाहर। अगर किसी तरह आप उस रूटीन से निकल आए, अब किसी ने मुझे फट खड़ा हो गया ऑडियंस में से, वो कहता है मैं तो दुकान चलाता हूँ, अपना बिजनेस है, अब बताइए आप कह रहे हैं दुकान से निकल जाओ तो दुकान पे शटर डाल दो। मैंने कहा होल्ड ऑन, आप तो बिल्कुल मेरी बात को लिटरल ले गए। उसका भी जवाब है, आप एक व्यक्ति रखिए जो दुकान पे बैठे, आप भी बैठिए दुकान पे, ये नहीं आप पीछे से रख देंगे व्यक्ति तो खा जाएगा। उसने कहा जी वो तो खा जाएगा दुकान को, तो देगा ही नहीं हमको कुछ, क्योंकि सबके यहाँ क्वालिटी क्या कहते हैं इंटरनल चेक्स तो होते नहीं है बड़े स्टोर जैसे। तो वो आप बैठिए दुकान पर, उस व्यक्ति को बिठाइए, आप सिर्फ ये सोचते रहिए कि मैंने इस दुकान के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाना है। पर आप स्वयं दुकान में बैठे रहेंगे तो आप भी ग्राहक के इंतजार करेंगे, आप भी परचेजेस करेंगे, आप भी शाम को कैश गिनेंगे, यूपीआई गिनेंगे, तो आप कभी भी उस रूटीन से निकल नहीं पाएंगे, और करते करते जिंदगी की शाम आ जाएगी।
और फिर जिंदगी की शाम जैसे ही आप 40, 45, 50 क्रॉस करेंगे तो क्या होता है अनुज के अंदर फिर वो जज्बा भी नहीं रह जाता, एंथुसियाज्म नहीं रह जाता। ठीक बात है। यू आर फाइन, अब जो है यार चलने दो, ठीक है, कट गई है, अब तो कट रही है। फिर कोई पूछता है क्या हाल है, कट रही है, बस ऐसे टाइप का जवाब देते हैं। तो मुझे लग रहा है बिजनेस में विजन की, और वो विजन कब आएगी जब आप बिजनेस के रूटीन से निकलेंगे। हाँ। और एक इंग्लिश में हम एक फ्रेज होता है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को ऊपर से देखें, मतलब नीचे बिजनेस चल रहा है, आप उसको ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से देखने में क्या होगा, आपको पता लगेगा आपका बिजनेस किस दिशा में जा रहा है और इस बिजनेस में क्या क्या चीज़ ऐड की जा सकती है, कैसे मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, पैसा कहाँ से आएगा, कौन से वर्टिकल्स इसमें ऐड कर सकता हूँ, कौन सा सामान और ला सकता हूँ, कहाँ फैक्ट्री लगा सकता हूँ, कहाँ और ऑफिस खोल सकता हूँ, किससे मैं संपर्क कर सकता हूँ। ठीक है। आपके पर रूटीन में आपको ये सब ख्याल आने बहुत कठिन होंगे। तो आई थिंक एक तो मिडिल क्लास का ये दोनों तरीके का ये लिमिटेशन मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास ही बन के रह जाती है। बहुत कम लोग उसमें से निकल पाते हैं। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सर आपकी बातों से कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो इसमें टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। टीम पहले मैं आपको यही, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, तो मैं आपको क्षमा मांगते हुए टोक रहा हूँ। आपके यहाँ जो व्यक्ति काम करते हैं उनका एफिशिएंट होना, उनका कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसके लिए अपना सैलरी का बिल थोड़ा बढ़ाना भी पड़ता है, जो कि अक्सर मैंने देखा है इंडियन बिजनेसमैन नहीं करते। वो सस्ता व्यक्ति ढूंढते हैं, इसको कम सैलरी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट, क्योंकि उनकी अपनी टेक होम कम हो जाती है उससे। बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप अपनी टेक होम कम कर और अच्छे एम्प्लॉइज रखें, तो वो जो मैंने पहले बात कही कि आप अपने बिजनेस से अलग हो जाइए, वो संभव होगा। वो आपको तंग नहीं करेगा, वो खुद बिजनेस को चलाएगा। आप देखिए ना, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अभी पीछे इंडिगो का इशू आया, जब फ्लाइट्स बंद हो गई थी, उसके मालिक बैठे थे लंदन में, ठीक है, और यहाँ पर कोई गोरा सीईओ चला रहा है। सारा कुछ सॉरी भी उसने बोली, गालियां भी उसने खाई, उनको भी पड़ी गालियां, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पड़ी, पर वो अपना बैठे रहे। उन्होंने, इसने साहब ने मिलके, सबसे सरकार के ऑफिशियल से मिलके, टीम ने अपने आप मामला सुलझा लिया। अब देखिए कि इतना बड़ा बिजनेस जिसकी शेयर प्राइस 5,000 रुपए की है मार्केट में, वो वहाँ बैठे हैं। मतलब तो आपकी टीम में आप दिल खोल के सैलरी दीजिए, अपना टेक होम कम कर दीजिए। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, सुनने में अजीब लग सकता है, कि आपकी टेक होम आपके हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज से कई दफ़े कम हो, बिजनेस आपका है, वो ज़्यादा ले रहा है, आप कम ले रहे हैं, तो भी साहब कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज़ गिविंग यू अ विंडो टू एक्सपैंड, इट इज़ गिविंग यू अ विंडो टू ग्रो, एंड इट इज़ कीपिंग यू फ्री। अच्छा एंटरप्रेन्योर अनुज वही है जो सारा दिन खाली रहता है। बहुत अजीब लग सकती है, ये बड़ी बात बहुत खाली, बहुत अजीब लग सकती है, पर सच बता रहा हूँ, जिन्होंने बिजनेस एक्सपैंड किया है, उन्होंने अपने आप को बिजनेस से अलग किया, बिजनेस को ऊपर से देखा, खाली बैठे, बिजनेस चलते हुए देखते थे। खाली बैठने का मतलब ये नहीं कि मक्खी मार रहे थे, मतलब बिजनेस को चलते हुए दूर से एक ऑब्जर्वर बन के देखते रहे। आप अपने बिजनेस के ऑब्जर्वर बन जाइए, तब आप इस मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर आ सकते हैं। लूप होल्स देखने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, सब कुछ। लूप होल्स की, बर्ड्स आई व्यू में तो सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। ठीक बात है। तो अब मान लीजिए यहाँ हम बैठे हैं स्टूडियो में, यहाँ और भी कमरे हैं, मान लीजिए इनकी छत नहीं है और कोई व्यक्ति ऊपर से सब देख रहा है, तो यहाँ पर वो पॉडकास्ट चल रही है, वहाँ पर एडिटिंग चल रही है, वहाँ पर कुछ और चल रहा है। सो आप देख पाएंगे कि भाई ठीक है, ये 3 कमरों में चल रहा है, एक चौथा कमरा भी दिख रहा है, वहाँ क्या शुरू करना चाहिए। ऐसा करते हैं, एक और स्टूडियो बना देते हैं। जबकि आप यहीं घूमते रहेंगे तो आपको शायद ये कभी ख्याल नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, और बड़ी सरल भाषा में आपने समझाने की कोशिश की है, बहुत आसान भाषा में, जिससे कि लोगों को समझ में आए। सर मैं जानना चाहता हूँ, किसी की 30,000 सैलरी है, 40,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, क्या उनके लिए मार्केट ओपन है? क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर करें तो कितने सालों में उनको रिटर्न मिले? क्योंकि हमने देखा है सर, ये बहुत बड़ी तादाद है इन सैलरी ब्रैकेट्स वालों की, तो उनके लिए क्या है? बिल्कुल कर सकते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है। पर क्यों नहीं कर पाते, मैं इसको दूसरी तरीके से लेता हूँ आपके सवाल को, कि वो क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सेविंग्स जो होती है, इन्वेस्टमेंट से पहले सेविंग आती है, ठीक है, इन्वेस्ट तो बाद में होता है ना, पहले तो आप कुछ बचाएंगे। सेविंग की आम परिभाषा क्या है? परिभाषा कहती है कि आप जो खर्च कर देते हैं महीने भर में, जो बच जाता है वो सेविंग, यही एक नॉर्मल परिभाषा। बिल्कुल बिल्कुल। पर एज ए फाइनेंस मैन मेरी परिभाषा बिल्कुल अलग है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही आपकी वो 30, 40, 50,000 की सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आई, या आप कोई बिजनेस करते हैं छोटा मोटा बैंक में, जैसे ही वो हिट करे,
उसका 20% आप स्लाइस ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और एक अलग बैंक अकाउंट में रख दीजिए। उस बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड खो दीजिए या फाड़ के फेंक दीजिए। उसका पिन भूल जाइए ऑनलाइन बैंकिंग का, फाड़ के फेंक दीजिए उस पिन को। उसकी चेकबुक भी कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जो आपको मिले ही ना, और उस अकाउंट में लगातार पैसे आप डालते जाइए। यानी कि जब जब आई तो आपको गुजारा करना है 80% में। अगर आप 80% में गुजारा करना सीख जाएंगे अपनी इनकम का, तो आपकी सेविंग्स बढ़ बढ़ के एक दिन आपको अमीर बना देंगे, क्योंकि वो सेविंग्स इतनी हो जाएंगी कि उसी में से आप इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, जो आपका सवाल था। ठीक है। और वही आपका इमरजेंसी फंड भी बन सकता है वहीं से आपका एक कॉर्पस भी बन सकता है, वहीं से आपकी नेटवर्थ भी बन सकती है। पर 99% लोग अनुज ऐसा नहीं करते। वो सेविंग वही मानते हैं जो मैंने पहले बताया, यानी कि जो खर्च हो गया, जो बच गया वो सेविंग है, जो नहीं। और बचना बचाना तो क्या है, 30-40-50 हज़ार में, ठीक बात है। कभी 1000-2000 बच भी गया तो अगले महीने कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, उसमें कैरी ओवर हो जाता है। तो इसलिए सेविंग करने का तरीका मुझे लग रहा है लोगों को बदलना चाहिए। तो हमें जो सुन रहे हैं आज, आपके व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को मैं कहना चाहूँगा कि 80%, अंग्रेजी में शब्द होता है फ्रूगल। अच्छा। फ्रूगल कहते हैं कंजूस को। एक तो कंजूस मक्खी चूस, वो बुरे बुरे लिहाज से कहा जाता है। एक कंजूस अच्छा कंजूस भी होता है। तो अच्छे कंजूस बन जाइए। अच्छे कंजूस बनने का मतलब है कि आप अपनी इनकम के 80% में गुजारा करना सीख जाइए। आपके कमेंट आएंगे, यार पहले ही तनख्वाह कम है, 30,000 कम है, उसमें भी आप 6,000 निकलवा दो, ठीक है। 30,000 में गुजारा होता नहीं, आप कह रहे हो 24,000 में गुजारा करो, 20%, 6,000 हो गया। बिल्कुल। 50,000 में गुजारा होता नहीं, आप कह रहे हो 40,000 में गुजारा करो। अब अगर आप भविष्य अच्छा चाहते हैं तो आपको वर्तमान का कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप कहें कि अभी भी मैं ऐश करूं, आगे भी मैं ऐश करूं, तो फिर उसके लिए तो कोई लॉटरी निकालनी पड़ेगी, या फिर वसीयत में कोई पैसे दे जाए बड़े, तब बन सकता है। वरना तो पहले सेविंग्स, और फिर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट फिर एक अलग डिस्कशन है। तो शुरुआत सेविंग्स से होती है, और जिस दिन आपका करियर शुरू हुआ, ये आदत उसी दिन पड़ जानी चाहिए। यानी कि सेविंग, पहली नौकरी, पहली तनख्वाह से ये हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जितनी देर से शुरू करेंगे, तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, उतना ही आपका कॉर्पस फंड कम बनेगा। बिल्कुल। और इसको ये मैंने ऐसा क्यों जोर दे के कहा अनुज, कि पैसा ही पैसे को बनाता है। सिर्फ 2 एक्सेप्शन जो मैंने बताया, तो लॉटरी निकला है, कौन बनेगा करोड़पति जीत गए आप, या आपको वसीयत में किसी ने बड़ा पैसा लिख दिया, लो भैया ऐसे 20 करोड़ मेरे जाने के बाद तुम्हारे, और मैं जा रहा हूँ, 20 करोड़ आपके। वो एक्सेप्शन उनको एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि वो कोई लाखों में एक होता है। तो आपका पैसा ही आपको अमीर बनाएगा, आपका पैसा ही पैसे को खींच के लाएगा। और मेरे पास ऐसे, कोई अगर कहता है भाई कहाँ, तो मेरे पास ऐसे सैकड़ों के हिसाब से एग्जाम्पल हैं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों के। आपके पैसे नहीं, छोटी छोटी करी हुई सेविंग कहाँ से कहाँ आ गई। उदाहरण दे देता हूँ, मान लीजिए आप छोटा छोटा 10-10 हज़ार जोड़ते रहे, हर महीने 50,000 सैलरी है, 2-4 साल आप जोड़ते रहे, तो 2-4 साल आपने जोड़ा, तो जोड़ के वो 4-5 लाख हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 4-5 लाख से, ये मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल, नाम नहीं बता सकता। उसने क्या किया, कहीं कोई स्कीम आई थी हाउसिंग बोर्ड की, वहाँ पर एक प्लॉट ले लिया, बुक करा दिया, 5 लाख का छोटा सा प्लॉट था, उस टाइम बहुत सस्ता मिल रहा था, और ये बात है कुछ साल पहले की। अच्छा। हाल में उस प्लॉट को 3.5 करोड़ का बेचा। अब देखिए 3.5 करोड़ का बेचा, सडनली 3.5 करोड़ रुपए के आप मालिक बन गए। सैलरी से तो आप कभी 3.5 करोड़ तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, कुछ नहीं, आजकल जो चर्चा में है, उससे गोल्ड ले लिया था कुछ साल पहले, और आज देखिए गोल्ड का या सिल्वर का क्या हो गया। तो कोई एक निवेश आपका क्लिक कर जाएगा, पर आपके पैसे से ही करेगा। भाई आप कैसे और अमीर बनेंगे मुझे बताइए। या फिर आप बिजनेस में हैं, तो आपका बिजनेस आइडिया क्लिक कर जाए। जैसे आजकल स्टार्टअप्स हैं बहुत है, और स्टार्टअप्स में कुछ लोग निवेश करके अमीर बन जाते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, और थे क्या हैं अभी भी, थे का मेरा मतलब, मेरा पीछे का एक वाकया बता रहा हूँ। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि बहुत नज़दीक के दोस्त हैं, नाम नहीं बता सकता, काश बता सकता, पर बताना ठीक नहीं लगता मुझे। उन्होंने कहा मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, मुझे बताओ कि मैं इसको निवेश करना चाहता हूँ, और अनकस्टमरी चीज़ों में करना चाहता हूँ। मैं ये बैंक, FD, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में नहीं करना चाहता, गोल्ड सिल्वर में भी नहीं करना चाहता। मैं भी सोच में पड़ गया, यार ये किस टाइप का निवेश चाह रहे हैं। तो एक निवेश का कहते हैं आप, क्योंकि मैं कुछ स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूँ, और करीब 200 को मेंटर करता हूँ इंडिया में, सिलिकॉन वैली में, गुड़गांव, बेंगलुरु में। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दो। कहते हैं अपना, मैंने कहा नहीं, अपना नहीं खोलो, कोई और स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दो। तो कहते हैं क्या वहाँ पर अच्छा रिटर्न है? मैंने कहा 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। यस, मैं यही बोलने जा रहा था। तो मुझे कहते हैं यार अच्छे दोस्त हो,
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि निवेश कहाँ करना चाहिए, आप कहते हो 10 में से 9 फेल हो जाते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दो। मैंने कहा देखो, अगर आप मेरी सलाह मान रहे हैं, बहुत मेरी इज्जत बहुत करते थे, करते हैं अभी भी। आप जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद तो और ज़्यादा और इज्जत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ, 10 स्टार्टअप ढूंढिए, 10-10 लाख सब में आप कर दीजिए। तो उन्होंने करीब 7 खुद ढूंढ लिए, इधर उधर से दोस्तों से पूछ के, कुछ ऑनलाइन गए, कुछ क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ जाके उन्होंने 2-3 महीने भी उनको ढूंढते, टोटल 10 हो गए। मैंने कहा 10 होंगे तब, तो उन्होंने कहा आप 10 हैं तो 10 ही करूंगा मैं, अब 9 भी नहीं करूंगा, 10-10 लाख ही। उन्होंने 10-10 छोटे स्टार्टअप से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, तो छोटे स्टार्टअप आप बिल्कुल शार्क टैंक वगैरह देखते बिल्कुल होंगे, छोटे बिल्कुल। छोटे स्टार्टअप्स होते हैं। हाँ और उन्होंने 10-10 लाख 10 में कर दिए। ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए बराबर हो गया। हाँ इस बात को हो गए हैं करीब 4.5 साल। ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ पिछले साल की, पिछले साल मतलब 2025 की। तो मैं निरंतर संपर्क में रहा, पर बीच का हिस्सा सारा फास्ट फॉरवर्ड करके एंड पे आता हूँ। अनुज, 9 स्टार्टअप्स पैसे डुबो दिए उन्होंने, बिल्कुल हमारा 10 में से 9 वाला इतना एक्यूरेट निकला, उनके 90 लाख डूब गए क्योंकि अब छोटे स्टार्टअप्स चला ही नहीं पाए वो। किसी ने, किसी को फंडिंग नहीं मिली, किसी को पूरा एक्सपीरियंस नहीं था आगे, मतलब एक्सपीरियंस था, जब छाटा तो बड़े अच्छे लग रहे थे, पर कोई नौकरी में चला गया, छोड़ दिया, उनका मूड नहीं है करने का। किसी की शादी हो गई तो वो फॉरेन चला गया। एक लड़की स्टार्टअप बड़ा अच्छा शुरू किया था, उसके घर वालों ने फोर्स किया, नहीं तुम शादी करो, उसको बड़ा अच्छा फॉरेन में प्रपोजल मिला, वहां छोड़ के चली गई। तो 9 फेल हो गए। जो 10वां था, जिसमें 10 लाख डाले थे, आज हम जनवरी में 2026 में उनका वो 10 लाख 10 करोड़ हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, 1 करोड़ रुपए था और सर, लेकिन ये रिस्क है, अगर 10वां भी डूब जाता तो? 10वां डूब जाता, चांस देखिए, जब मैंने कहा 10 में से 9 डूबते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़े डेटा को उठाकर बोला है। हाँ, ये ऐसे कोई आपकी रिसर्च है। मतलब ये कोई ऐसे फ्लूक में स्टेटमेंट नहीं है कि 10 में से 9, 100 में से 90, 1000 में से 900। तो ये उसको लेके मैंने बोला है। अब वो जो 10वां है, उनकी वैल्यू 10 करोड़ हो चुकी, क्योंकि उसको फंडिंग मिल गई। जैसे ही फंडिंग मिली, जितने % उन्होंने स्टेक उठाया था, उसकी वैल्यू सडनली बढ़ गई। अब वो मेरे पास अभी पिछले हफ्ते मिले थे कि मैं इसमें से एग्जिट करने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपने 10 लाख लगाया था, आपका 10, उसको एग्जिट बोलते हैं। स्टार्टअप में से जब आप निकलते हैं तो उसको टर्म हम एग्जिट यूज़ करते हैं कि मैं एग्जिट करने की सोच रहा हूँ, और जो फंडिंग एजेंसी है वो उसको लेने को तैयार है। तो किसी भी दिन उनके हाथ में है, बस उनको हाँ करनी है और वो उसको 10 करोड़ रुपये में उठा लेगी। तो ऐसा भी हो जाता है। तो अब ये है कि आप पैसा देखिए अपना ही था, किसी और का पैसा नहीं था। तो ये मूल मंत्र क्या निकल के आया अनुज इस सारे डिस्कशन में, कि पैसा पैसे को बनाता है। सवाल ये है कि आप उसको कितना सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। गलती कहाँ होती है कि आप अपने पैसे के लिए ना मेहनत नहीं करना चाहते। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2-3 महीने उस टाइम लगाए स्टार्टअप ढूंढने में। मैंने भी 15-20 दिन लगाए ढूंढने में, जो उनको 3 ढूंढ के दिए। उनसे मिले, बात करा, हर एक प्रोमोटर को बुलाया अपने घर पर। उन्होंने छोटा सा ऑफिस बना रखा था, किसी के ऑफिस जाके मैं फिर उनके ऑफिस और उनकी जो बिजनेस प्लेस थी वहाँ जाके देखा। उनके माता पिता से बात करी, कुछ एक तो उम्र में बहुत छोटे थे, उनके माता पिता से बात करी, उनके दोस्तों से मिले। 3 महीने ये सिलसिला चलता रहा, और 3 महीने लगातार लेग वर्क उन्होंने किया बाकायदा। मतलब मैंने, देखिए आप सलाह तो बहुतों को देते हैं, पर कई बार कभी कभी कोई आपकी सलाह को बिल्कुल वर्बेटिम ले जाता है बाकायदा। इसी प्रकार मेरे जो स्टार्टअप्स थे, मैंने उनकी सारी, जिसको ड्यू डिलिजेंस हम कहते हैं, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस किया हमने। बल्कि एक एजेंसी को ड्यू डिलिजेंस फीस भी दी कि पता करिए इनका बैकग्राउंड क्या है। इंसिडेंटली जिसका ड्यू डिलिजेंस किया वो तो फेल हो गया था, पर दूसरे वाला क्लिक कर गया। तो अब आपने जो गलती क्या होती है कि हम अपने पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते। हम क्या, दोस्त ने कह दिया यहाँ लगा दो, शादी ब्याह में गए, उसने कहा यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, किसी रिश्तेदार ने कहा यहाँ लगा दो। इफ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू विल हैव टू वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, कृपया अपने पैसे के लिए काम करिए पहले, नहीं तो वो नाराज हो जाता है। वो कहता है आप तो मुझे इतना कैजुअली लेते हो, तो मैं भी आपको कैजुअली लूंगा। एक्सेप्शंस होते हैं सब जगह, ये मैं कहना चाहूंगा। एक्सेप्शन, अंग्रेजी में कहावत होती है, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। कि एक्सेप्शन है मतलब कोई रूल है, तो एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि किसी ने ऐसे फ्लूक किया और वो क्लिक कर गया, वो पर वो इक्का दुक्का होता है। मैं इक्के दुक्के की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो इसलिए पैसा ही पैसे को लाएगा, आपके बात का सवाल का सीधा जवाब। इन्वेस्टमेंट ही आपको अपने लक्ष्य तक, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। अब सर, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो चूंकि हम एक मिडिल क्लास को हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, किसी के पास कितना पैसा हो, 1,50,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और किस सेक्टर में वो निवेश करे,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, उनको पता ही नहीं है कि जाना किधर है। तो आपकी गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण है सर। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि किसी के पास कितना पैसा हो, हम्म। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। अच्छा। क्योंकि कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि अगर मैं कहूं कि आपके पास 5 लाख हो, तो जो आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हमें देख रहे हैं उनके पास 50,000 या लाख रुपए हुआ, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ये तो भैया अमीरों का चैनल है। मैं चेंज कर देता हूँ इस सवाल को कि क्या 50,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। आप किसी भी अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट, जनरल जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करना, एक है अच्छी इन्वेस्टमेंट कर कर अमीर बन जाना। वो अमीर बनने का रास्ता थोड़ा सा कठिन है। आसान हो तो सभी बन जाए ना, सही बात है। तो वो थोड़ा कठिन है। पर अच्छा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना भी आजकल आसान काम नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के बहकाए में आ जाते हैं या कहीं। और मैंने देखा है अनुज के लोग अपने पैसे के लिए उतनी परवाह नहीं करते। सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो पड़ा हुआ बड़ा है। है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एक आलसी सी इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट करा दिया। अब क्या उसकी 4-5% रिटर्न है, कट कटा के टैक्स वैक्स हट जाता है। तो पीपल डोंट वांट टू लुक आफ्टर देयर मनी, तो वो अपने पैसे को बहुत कैजुअली लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसे को बहुत सेंसिबली इन्वेस्ट करना चाहिए और 4-5 एसेट क्लासेस को छांट कर इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा। भले ही आजकल गोल्ड और सिल्वर बहुत चमक रहे हैं, हाँ। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा पैसा आप गोल्ड सिल्वर में लगा दीजिए। 4-5 एसेट क्लासेस का मैं नाम ले लेता हूँ जहाँ पर आपको पैसा फैला के लगाना चाहिए। इसमें आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके करें, सीधा नहीं कूदना चाहिए शेयर्स में, रियल एस्टेट हो गया और गोल्ड और सिल्वर हो गया। ये 5 एसेट क्लासेस मैंने सेलेक्ट करी हैं 2026 के लिए। आप इनमें बराबर बराबर प्रोपोर्शन 5 मैंने बोली तो 20-20% आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। एसआईपी का भी बहुत जिक्र करते हैं। एसआईपी तो म्यूचुअल फंड्स में आ गया ना, तो वो म्यूचुअल एसआईपी एक लगाने का तरीका है, एसेट क्लास नहीं है। और ये एसआईपी तरीका खाली म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं है, ये शेयर मार्केट और गोल्ड और सिल्वर के लिए भी है। एसआईपी का मतलब आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं डाल रहे हैं। तो एसआईपी ऑल्सो मीन्स इट इज़ अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग। एसआईपी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, हालांकि म्यूचुअल फंड में एक प्रोडक्ट भी होता है, पर एसआईपी को एक सिस्टम की तरह से लें। तो मुझे लग रहा है जब आप सिस्टम की तरह से लेंगे तो आप उसको एसआईपी को और जगह भी कर सकते हैं। यानी कि गोल्ड, अब किसी ने मेरे से पूछा गोल्ड लें, तो मैंने बोला लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा कर लें। आप एक साथ सारा पैसा ना लगाएं। द एंटायर चंक शुड नॉट बी इन्वेस्टेड एट वन गो। सो ये 4-5 एसेट क्लासेस हैं, जिसमें 5वीं एसेट क्लास एफडी है। और क्योंकि कुछ लिक्विडिटी भी अपने पास रखनी पड़ती है, जो आप एट योर कॉल फंड्स हो। हालांकि ये एट योर कॉल तो आजकल शेयर मार्केट में भी, पर हो सकता है आप वो शेयर को ना बेच पाएँ, कुछ थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो। यही म्यूचुअल फंड में होता है। एफडी में ये है कि एट योर कॉल है, आपने फ़ोन किया अपने रिलेशनशिप मैनेजर को, बैंक गए और उसको एनकैश कराया। सो यू शुड कीप योर मनी इवनली स्प्रेड, डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। सर, रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। इन 5 एसेट क्लासेस में रियल एस्टेट भी है, उसको स्प्रेड करके रखना चाहिए। पर रियल एस्टेट में क्या है कि अनुज सबसे ज़्यादा मेहनत रियल एस्टेट मांगती है इन्वेस्टमेंट की। अच्छा। उसमें लेगवर्क बहुत चाहिए। अब आपने मान लीजिए कहीं कोई अपार्टमेंट लेना है, कहीं कोई दुकान लेनी है, ऑफिस लेना है, तो बार बार उस जगह पे जाइए, वहाँ के ब्रोकर से मिलिए, अड़ोसी पड़ोसियों से बात करिए, देखिए वहाँ पर स्कूल पास है कि नहीं, कोई हॉस्पिटल पास है कि नहीं, सड़कें कैसी हैं, पानी आता है, पानी का स्वाद कैसा है, बिजली आती है कि नहीं आती है। और कल को कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, या किसी ने कोई प्लॉट लिया था, मैं गया वहाँ, उसके पड़ोस में शमशान घाट बन गया और वो ज़ीरो उसकी वैल्यू हो, कोई लेने को तैयार, तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। आई थिंक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ लेग वर्क। तो उसमें, और प्रॉपर्टी में भी अनुज टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में मुझे इस वक्त ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है। मेट्रो सिटीज़ तो एक तो 2 वजह, एक तो मेट्रो सिटीज़ में अफोर्डेबिलिटी बहुत लोगों के पहुंच से बाहर होती जा रही है। दूसरा, पानी की समस्या, ट्रैफिक की समस्या। दिल्ली एनसीआर लें तो हवा गंदी है। कहते हैं ना, किसी को अगर बीमारी से निकला हो, इसका हवा पानी बदलवा लाओ, दोनों ही अच्छे नहीं है, ना हवा अच्छी है ना पानी अच्छा है। तो इसलिए मुझे लगता है टियर 2 टियर 3 सिटीज, क्योंकि वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी भी है। जो आपका बजट दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई ऐसे शहरों में आपका पैसा वो ना ले पाएगा, वो आप टियर 2 टियर सिटीज में आप शायद ले पाएंगे। तो आई थिंक, और दूसरा, लैंड अगर आपको मिल रही हो तो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि लैंड बहुत रेयर होता है अनुज के वो डेप्रिशिएट हो जाए। अपार्टमेंट्स की प्राइस गिर सकती है,
कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की प्राइस गिर सकती है, गिर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा गिरती है, पर लैंड की वैल्यू गिरती कम देखी जाती है। कमर्शियल लोग कहते हैं कि उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। कमर्शियल लैंड की बात कर रहे हैं नहीं, आपके जैसे बिल्डिंग? शॉप्स हो गई या फिर मॉल हो गए, उसमें ये कुछ यूनिफॉर्म प्रिंसिपल नहीं है, अच्छा। ऐसा कहा जाता है, हाँ। पर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ लोग दुकानें लेकर फंसे हुए हैं सालों से, कहीं ऑफिस बुक कराकर फंसे हुए हैं। और आप अभी आज जैसे नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में ही मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। पहले ऐसा कहा जाता था कमर्शियल, पर क्योंकि सप्लाई इतनी आ गई है कि अब कमर्शियल में भी ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। सो आई फील के लैंड इज़ अ गुड बेट। अगर आप उसको लैंड को लेके 5-10 साल लेके रखें तो वो आपको अवश्य रिटर्न देकर जाएगा। और वो लैंड भी अगर किसी शहर से लगती हुई लैंड है, क्योंकि होता क्या है कि शहर एक्सपैंड करते हैं, धीरे धीरे शहर की सीमाएं आपने देखा होगा बढ़ती जाती हैं। तो अगर आप उस सीमा के आसपास कहीं लैंड ले लें तो कभी ना कभी उसको प्लानिंग कहते हैं, कभी ना कभी वो प्लानिंग में आ जाएगा और वो लैंड आपकी सडनली जैकपॉट आपको रिटर्न दे सकती है। जब आपने एक समय ली थी तो वो कौड़ियों के भाव ली थी, सुना होगा ऐसी बहुत सारी स्टोरीज। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए लैंड इज अ सेफर इन्वेस्टमेंट। और टियर 2 टियर 3 सिटीज की तरफ अगर आप जा रहे हैं, घर भर लेना चाहते हैं, तो आई थिंक टियर 2 टियर 3 सिटीज गिव यू बेटर ऑप्शंस। सर, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कुछ लोग पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। जैसे एक प्रॉपर्टी है, उसमें बिल्डर ने शुरुआत में जब नींव पड़ रही है तो थोड़ा सा पैसा ले लिया, बाकी पार्ट पेमेंट लेते हैं। तो लोगों ने क्या किया, बुकिंग अमाउंट देके बुक करा लिया। फिर जब उसकी छत पड़ गई तब आपको सेकंड टाइम पे पेमेंट करना है, जी। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन उस दौरान प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। आदमी क्या कर रहा है आज की डेट में, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, आप प्लीज़ क्लियर कीजिएगा इसको, वो सेकंड पेमेंट से पहले उसको बेचता है और प्रॉफिट लेता निकल लेता है। कितना सही है और कितना रिस्क है? नहीं, अच्छा देखिए, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं उसमें कोई बुराई नहीं मानता हूँ। आप अगर आपने बुकिंग किया और 10% 20% दिया है और उसकी प्राइस बढ़ गई है 50%, तो आपको 10-20% दे के आपको प्रॉफिट भी मिल गया और अपने पैसे भी वापस मिल गए, मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता हूँ अगर आराम से बिक रहा है। पर दिक्कत वहाँ आती है जहाँ फंस जाते हैं। बिकेगा नहीं या फिर रेट नहीं बढ़ेंगे? हाँ, रेट नहीं बढ़े, या आपका जब रेट नहीं बढ़ेंगे तो बेचने में भी दिक्कत आएगी, हो सकता है आ सकती है दिक्कत। तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन है जो आप बता रहे हैं, देन दिस इज अ विन विन प्रोपोजिशन। क्योंकि आपने मान लीजिए 1 करोड़ का मकान था या अपार्टमेंट था, कोई भी प्रॉपर्टी थी, आपने अभी 20 लाख दिए थे और वो बनते बनते 1.5 करोड़ का हो गया, आपने बेच दिया, तो आपको आपके 20 लाख तो वापस आए, साथ में 50 लाख रुपए प्रॉफिट भी आ गया। तो आपके इफेक्टिवली 20 लाख रुपए पे 50 लाख रुपए सडनली रिटर्न आ गया, विच इज अ विन विन सिचुएशन। तो मैं उसमें कोई बुराई नहीं मानता, और ये होता है कई जगह, पर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं होता है। क्योंकि जब ऐसा होता है तो आप देखते होंगे उस जगह बहुत सारे बिल्डर्स आ जाते हैं, वो सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। तो लॉट ऑफ पीपल कम, सप्लाई बढ़ जाती है और ये चीज़ फिर धीरे धीरे ये जो प्रीमियम है एकदम समाप्त हो जाता है। तो ये 2-4-5 कोविड के बाद हमने देखा है कुछ जगह ये चला। अब धीरे धीरे प्रॉपर्टी मार्केट प्लेटो हो रही है, आपने देखा होगा। अब पहले वाली बात नहीं है, उस रफ्तार से नहीं दौड़ रही। तो पहले मार्केट पहले प्लेटो होती है, फिर उसके बाद नीचे जाती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कल को आप उसको घर की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो अगर खाली इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो यू शुड ट्राई एंड लुक फॉर लैंड विच इज टचिंग अ सिटी। क्योंकि सिटीज हमेशा फैलती हैं और 5-10 साल में सिटी जरूर फैलती है। उससे लगता हुआ आप लेंगे, वो आपको जैकपॉट रिटर्न दे सकता है। पर शर्त यह है कि उस लैंड की देखभाल आपको करनी आती हो, उसके आसपास फेंस बनाइए, बाउंड्री बनाइए, अगर हो सके तो कोई केयर टेकर भी रखिए, क्योंकि लैंड पर कब्जा होने का डर होता है। और इंडिया में खासकर ये दिक्कत आती है, किसी की नज़र पड़ गई, उसने पता लगा आप गए वहाँ 2 साल बाद, तो वहाँ तो एक कमरा बना मिला और वहाँ को परिवार रहते देखा, उसके बाद आप सारी उम्र के लिए कोर्ट के चक्कर काटते रह गए। तो आई थिंक लैंड अगर आप ले रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट्स पोजेशन एंड केयर। सर, अब प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो सर मैं कहीं सुन रहा था कि दुबई में प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी सच्चाई कितनी है सर? नहीं, सच्चाई है, इंडियंस ने कमाया भी है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि दुबई में नहीं कमाया है। दुबई में पैसा बहुत कमाया है। दुबई की प्रॉपर्टी 2006, 2004-5 से लेके 2008 तक बहुत बूम आया था। हाल में फिर एक बूम आया था। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके एस्पिरेशंस, पर मुझे ऐसा लगता है अनुज के ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी आप देख रेख कर सकें। अगर आप कभी दुबई गए नहीं हैं, यहाँ पर कोई आई कंपनी, उसने यहाँ के एग्जीबिशन करी और आपको बोला कि ये लीजिए साहब, ये अपना 2 लाख दिरहम आप दीजिए और आप इतनी, हमारी 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है वो तैयार हो जाएगी, मुझे लगता है उससे दूर। हमारे भारत में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अनुज कि हमें इंडिया से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में। और उसमें ख़तरनाक है क्योंकि आपको ड्यू डिलिजेंस करने में बहुत कठिनाई हो गया, वो बिल्डर कैसा है,
उसकी कल को भाग तो नहीं जाएगा, प्रोजेक्ट वहाँ पर पूरा होगा कि नहीं, वहाँ के कानून कैसे हैं, क्या आप वहाँ कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे, कितनी महंगी है कानूनी लड़ाई। 2 बार आपके चक्कर लग गए दुबई की इकोनॉमी क्लास से भी जाएंगे तो आप 1-1.5-2 लाख रुपए के नीचे तो खाली चक्कर लगाने में ही आ गए। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि अपने देश में जो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, अपने कंट्रोल से बाहर की प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सर, मिडिल क्लास मेंटेलिटी जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप लगातार उन पर बात कर रहे हैं। आज की डेट में सोना और चांदी ने आग लगा रखी है, और वो कहते हैं, लोग कहते हैं, एक तबका कहता है कि यार उस समय गलती हो गई, अगर ले लिया होता तो आज फोमो, मज़ा आ जाता। उसको फोमो बोलते हैं। अच्छा, तो लेकिन आज की डेट में क्या कोई सोना और चांदी खरीदना चाहे तो खरीदे या फिर वेट करे? सोने और चांदी के में दोनों के मुकाबले सोना मुझे ज़्यादा ठोस लगता है। अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति लंबे वक्त के लिए, हालांकि मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आपके सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को, कि आप निवेश की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कर लीजिए। हम यहाँ पर एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा नज़र आ रहा है कि क्योंकि सोने के भंडार ना अनुज बहुत लिमिटेड हैं, ऐसा माना जाता है कि कुल 1 लाख टन के आसपास सोना बचा है धरती से निकालने के। ठीक है। और हर साल 5 से 10 हज़ार टन सोना का खनन किया जाता है, ठीक है। उसकी माइनिंग की जाती है। ठीक है। तो 15-20 साल में सोना खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जब खत्म हो जाएगा तो फिर यही सोना सारे में घूमता रहेगा। तो इसलिए और 2,20,000 टन, 2,30,000 टन आज तक माइन हो चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में सोने की डिमांड, और जिस तरीके से US डॉलर कमज़ोर हो रहा है, जिस तरीके से ट्रम्प साहब ये टैरिफ का गेम खेल रहे हैं, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं, डॉलर की जगह वो सोना ले रहे हैं, डॉलर को बेचे जा रहे हैं, यानी कि डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको निकाल के सोने में सब्स्टिट्यूट धीरे धीरे करे जा रहे हैं, उससे मुझे सोने का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। अच्छा। आज जब हम बात कर रहे हैं तो सोना करीब 4950 पर आउंस डॉलर है, भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 1,60,000 के आसपास। 1,60,000। तो मुझे सोने का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, शर्त यह है कि आप उसको लंबे वक्त के लिए रखें, क्योंकि छोटे वक्त में करेक्शंस आ सकती हैं। अब ये बहुत मुश्किल होता है पहचानना कि भाई करेक्शन आए तो हम घुसे वहाँ से हम एंट्री करें, क्योंकि आप ये पहचान नहीं सकते। तो इसलिए फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अनुज, एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अच्छा। अगर आप लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब सोने के लिए तो मैं 2 से 5 साल ही बोलता हूँ, वैसे लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल होता है। मैं वही कहना था सर, 2 साल तो मेरे पहले कोई ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस समय वैश्विक स्तर पर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं। मैं तो मजाक में बोलता हूँ, जिन लोगों ने सोने चांदी में पैसा पिछले 1 साल में कमाया है, बहुत कमाया है, उनको ट्रंप साहब को एक धन्यवाद बनता है। वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, एक थैंक यू तो बनता है। उनकी वजह से उनके अटपटे जो निर्णय थे, जो आज भी हैं, उसकी वजह से सोना चांदी में, क्योंकि सोने चांदी को अनिश्चितता पसंद है, सोने चांदी को अशांति पसंद है, सोने चांदी को अस्थिरता पसंद है। ये सोने चांदी के दोस्त हैं। तो जब जब ये फलते फूलते हैं तो सोना चांदी बढ़ता है। और ट्रंप साहब भर भर के दुनिया को अनिश्चितता और अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, हालांकि वो नोबेल प्राइज़ मांगते हैं, सेकेंड हैंड मिल जाता है तो खुश भी होते हैं। तो यू नो बट अदरवाइज आई थिंक सोना लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड बेट। चांदी जो है थोड़ी सी वॉलेटाइल ज़्यादा है, क्योंकि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ है सोलर बैटरीज में, ईवीज़ में, और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा इक्विपमेंट में यूज़ होती है, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज़ होती है। तो 55% चांदी तो कंज्यूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। चांदी को लेकर सट्टेबाजी भी बहुत हो रही है, बहुत बड़े स्केल पर सट्टेबाजी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी वॉलेटाइल, हालांकि चांदी ने बेहतर रिटर्न दिए हैं, पर सोना ज़्यादा ठोस है, स्ट्रॉन्ग है। करेक्शन आई तो चांदी में ज़्यादा आएगी सोने के मुकाबले। इसलिए मैं आज भी, भले ही चांदी में आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, मैं अभी भी सोने को ज़्यादा उससे देखता हूँ। ट्रंप साहब का आपने जिक्र किया, क्या माइंडसेट है सर, आप समझ में आता है कुछ? देखिए, दुनिया की सबसे पावरफुल देश और उसके सबसे पावरफुल व्यक्ति, तो ज़्यादा कोई कुछ बोल तो पाता नहीं है, ज़्यादा चुप कर जाते हैं लोग। जब वो कोई ऐसी हरकत करते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं। ठीक बात है। तो 80 साल के हो जाएंगे इस साल वो, और अमेरिका में जो अभी रूल कहता है कि 2 बार से ज़्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, पर अगर वो संविधान भी बदलने की बात करें तो भी कोई हैरानी नहीं होगी। मुझे वो मंजर याद है 2020 का, आपको मैंने बताया जब कैपिटल हिल में जो हुआ था। तो कुछ भी हो सकता है। और 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, अमेरिका में होते हैं साल के बीच में। तो मिड टर्म में
उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है, और जब अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है तो इलेक्शन जीतने के चांस कम हैं। तो उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि अगर मैं हार गया तो मुझे ये लोग इम्पीच कर देंगे, ये निकाल सकते हैं। तो ये डर उनके मन में बना हुआ है। कुछ पता नहीं बिटवीन नाउ एंड नवंबर वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है अनुज के जो ग्रीनलैंड का मुद्दा है, आइसलैंड है, कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा और वेनेजुएला में जो हुआ, मुझे लगता है कि जैसे हर राजनीति में होता है कि वोटरों का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। अच्छा, कि वोटरों, क्योंकि उनकी आंतरिक अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं है। 38-39 ट्रिलियन डॉलर का उधार चढ़ चुका है। हर थोड़े दिन बाद $1 ट्रिलियन ऐड हो जाता है, करीब 3-4 महीने बाद ही अब तो $1 ट्रिलियन ऐड हो जाता है। कर्ज जो वो लिया लगातार, निवेश वहाँ आ नहीं रहा है, नौकरियाँ वहाँ पर नई आ नहीं रही हैं। शेयर मार्केट को मुझे लगता है वॉल स्ट्रीट में एक लॉबी है जो कि वहाँ की शेयर मार्केट को आर्टिफिशियली पैसा पंप करके बढ़ा रही है। डॉलर वो लगातार छाप रहे हैं। तो इन्फ्लेशन कहा जाता है कंट्रोल में है, पर जो लोग वहाँ पर बताते हैं ग्राउंड लेवल पे कि हम जितनी बार ग्रोसरी स्टोर जाते हैं हमें सामान महंगा मिलता है। तो इन्फ्लेशन भी वहाँ पर है, हालांकि प्रेजेंट किसी और तरीके से किया जाता। पर मुझे क्योंकि अमेरिका की हालत ठीक नहीं है, इसलिए भी सोना चांदी ऊपर जाते दिखते हैं। क्योंकि जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, रिस्क बढ़ जाता है, तो ट्रम्प साहब क्या करना चाहते हैं, मागा का उनका एक ग्रुप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हैं, वो उनके एजेंडा पे चल रहे हैं। पर ये तो एजेंडा किसी के समझ ही नहीं आ रहा है। ये समझ से बाहर है वो क्या करते हैं भारत के लिए, भारत से उनको क्यों चिढ़ है। तारीफ भी करते रहते हैं मोदी साहब की, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, और साथ में एक शगुफा भी छोड़ देते हैं। ये मैं बहुत कंसिस्टेंट ट्रेंड देख रहा हूँ। तो किस माइंडसेट से चल रहे हैं, अभी उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और वो सबको वहाँ $1-1 बिलियन लेके उसका मेंबर बनाना चाहते थे। तो कल डावोस में, आपका वीडियो जब लाइव जाएगा तो डावोस में जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का वीडियो हमने देखा। उसमें जो देश उनके साथ खड़े नहीं हुए, बोर्ड ऑफ पीस में बहुत ऐसे देश थे, कजाकिस्तान हो गया, कुछ CIS कंट्रीज़ थी, कुछ उनके बेलारूस था, तो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिला। और मुझे लगता है कि एक अच्छे दोस्त को दुश्मन कैसे बनाया जाता है, ये कोई उनसे सीख ले। क्योंकि यूके जैसा देश उनका, जो कि बिल्कुल हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ा रहता था, चमचा बिल्कुल उनका। और अब देखिए कि ग्रीनलैंड की वजह से फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये बड़े विकसित देश आज उनको पसंद नहीं कर रहे हैं उतना कि आप क्या कर रहे हैं। ये डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वो चाहते हैं डेनमार्क से हटा के मुझे एक्सेस मिल जाए, तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। ईरान को लेके उनकी नज़र थी, फिर जब रशिया खड़ा हो गया कि सावधान आप यहाँ पर मत करेगा, तो थोड़ा सा पीछे हट गए। अरब के देश खड़े हो गए, शिया सुन्नी एक होने लग गए, तो पीछे हो गए वो। तो अंदर से डरते भी हैं, और रशिया से डर लगता है उनको, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रशिया का वो पैरवी करते हैं, रशिया की वकालत करते हैं। उनको पता है कि रशिया आर्थिक रूप से नहीं पर मिलिट्री रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके पास 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हेड्स हैं। तो उससे उनको थोड़ा सा अंदर से ये महसूस होता है। तो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की डिप्लोमेसी मैंने जो अपने करियर में देखी नहीं कभी। एक स्टेटमेंट में आपका सुन रहा था, आपने कहा कि मंदी दस्तक दे सकती है या फिर देने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल, अगर क्योंकि हम तो अर्थशास्त्र को बिल्कुल गहराई तक जाते हैं, तो मुझे 2026 बहुत अच्छा उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नज़र आ रहा है। और मैंने तो साथ में ये भी बोला था कि मैं चाहूँगा कि मैं गलत हो जाऊँ, ऐसा ना हो, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारे जो विकसित देश हैं अनुज, उसमें ऑलरेडी मंदी दस्तक दे चुकी है। उनकी अगर ग्रोथ रेट में GDP, मंदी का क्या मतलब होता है, अगर 2 क्वार्टर तक लगातार कोई देश नेगेटिव GDP देता है तो उसको मंदी में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आपको मैं अगर GDP बताऊं जो ऑफिशियली टेबल पर है, 0.2%, 0.3%, 0.6%, ये मैं आपको फ्रांस, UK, इटली 0.8%। तो ये जो ग्रोथ का आंकड़ा है, ये ग्रोथ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ को सिर्फ जस्ट टू स्टे अफ्लोट, किसी तरह उसको पॉजिटिव में रखने की कोशिश की जा रही है, कि इसको पॉजिटिव में बस किसी तरह रख दें कि भाई मंदी में ना हम दिखाई दें। क्योंकि जब आप मंदी में ऑफिशियली हो जाते हैं तो आपके यहाँ निवेश आना बंद हो जाता है, आपके यहाँ बहुत सारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो लगता है जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है, अमेरिका अपने आप को 1.8% ग्रोथ बता रहा है, पर मेरी इकोनॉमिक एनालिसिस कहती है कि ये ऐसा है नहीं। I feel that America is seemingly in some kind of recession already. तो इसलिए मुझे, और दुनिया भर की GDP ग्रोथ इस समय 2.5% है, भारत उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो मंदी की आहट सुनाई दे रही है। अब उसको कितना सरफेस पे लाया जाता है, हमें यहाँ शायद इतना महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ उतना असर नहीं होगा।
कि हम लोग बहुत ग्लोबल इकोनॉमी नहीं है। एक्सपोर्ट्स हैं हमारे $850 बिलियन के, विदेशी निवेश आता है, हम अपने आप में एक दुनिया है। वी आर फाइन, वी आर वर्ल्ड इन आवरसेल्व्स। तो हमें उतना महसूस नहीं होगा, पर बाकी की दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें मंदी ऑलरेडी आहट दे चुकी है, देगी क्या, मुझे तो लग रहा है उसकी आहट तेज होती जा रही है। एंड आई थिंक बाय द बिटवीन द मिडल ऑफ 2026 एंड एंड ऑफ 2026 आपको थोड़ा और प्रोनाउंस्ड वे में ये दिखने लग जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि इंडिया पे कितना असर होगा। थोड़ा बहुत असर होगा, हेडविंड्स हमें मिलेंगे, पर उतना असर नहीं होगा। तो इसलिए हमें उतना महसूस नहीं होगा। पर जो लोग बहुत ग्लोबल टच में रहते हैं उनको ये साफ पता लग जाएगा कि इस समय दुनिया मंदी में है, तो हमें भी संभल के चलना पड़ेगा। मुझे याद है सर 2008-9 में था, हम लोग करियर शुरू कर रहे थे पत्रकारिता में। उस टाइम का जो दौर सब प्राइम क्राइसिस आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था, बड़ी तारीफ भी हुई थी। आपके हिसाब से देश का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो सकता है, कौन था, या फिर किसकी नीतियाँ? मैं क्योंकि अनुज राजनीति से नहीं आता, आई एम अ वेरी एपॉलिटिकल पर्सन, तो मैं राजनीतिक सवालों से, क्योंकि इसमें आपके सवाल में राजनीति बाय डिफॉल्ट है। मैं नाम लूंगा तो राजनीति आ जाएगी, जिस व्यक्ति का नाम लूंगा उसकी पार्टी भी होगी, और जिसका नहीं लेंगे तो उसको। हाँ नहीं, तो मैं इसलिए क्योंकि तो मुझे लगता है कि वी आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट राइट नाउ। और आरबीआई के गवर्नर ने उसको गोल्डीलॉक्स मोमेंट बोला। गोल्डीलॉक्स मोमेंट का मतलब होता है लो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ। तो आई थिंक वी आर इन, मुझे लगता है अगला जो दशक है, विदाउट साउंडिंग पॉलिटिकल, अगला दशक भारत का है। बिल्कुल भारत का है, क्योंकि भारत में जो चीज़ हमारी लायबिलिटी थी एक समय, हमारी जो आबादी थी, वो धीरे धीरे कर वो एसेट बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। हम सबसे युवा देश हैं, 65% आबादी हमारी 35 साल से कम उम्र की है। जिस देश में जवान लोग होते हैं ना, ज़्यादा युवा होते हैं, उस देश में और सरकार की नीतियाँ अगर रिफॉर्म ओरिएंटेड हों, तो मुझे लगता है उनको देर से ही सही उन युवाओं को उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। सो आई थिंक वी आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट एंड नेक्स्ट डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया, क्योंकि अमेरिका तो हम बात कर ही चुके हैं, यूरोप के दिन लद चुके हैं। ये लोग कॉलोनियल थे, इन लोगों को जाके यही काम था, दूसरे देशों को इन्वेड करो, वहाँ जाके अपना कब्जा कर लो, अपना राज कर दो, तो उनके अब दिन बीत चुके हैं। आई थिंक इंडिया, चाइना भी बहुत ग्रोथ देख चुका है। चाइना ने पिछले 3 दशक में इतनी ग्रोथ देखी है कि आज वो दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो मुझे लग रहा है भारत, अगला दशक भारत का है, तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छी आपको ग्रोथ दिखाई देगी। और कुछ सेक्टर्स पुअर भी परफॉर्म करें तो इतनी अच्छी हालत में, एक कहावत होती है गांव में, हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रहता ही है। तो कितने भी हम वो हो जाएं, पर फिर भी आई थिंक वी विल रिमेन इन अ वेरी अच्छा स्टैंड करेंगे। सर आप बस, मन तो यही कर रहा है कि आप बोलते रहे, हम आपको सुनते रहे, लेकिन सर बस जाते जाते हम मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, एक कोई मंत्रा देना चाहे जीवन का, अगर आप फाइनेंस को देखते हुए। फाइनेंस को देते हुए तो मैं ये कहूँगा कि लोग फाइनेंशियल लिटरेसी आप अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। पैसा कमाना आसान है, पैसे को संभालना मुश्किल है, तो पैसे को संभालने के गुर सीख लीजिए, तो फिर पैसा आपके लिए काम करने लगेगा, आपकी एक सेकंड इनकम बन जाएगी। और आपको एक आजकल जो जेनजी में एक नया टर्म है FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो अगर आप वो चाहते हैं 40-45 साल पर रिटायर होना, तो आपको फिर फाइनेंशियली जागरूक होना पड़ेगा। तो आई थिंक यू शुड ट्राई एंड एजुकेट योरसेल्फ ऑन फाइनेंस, और फाइनेंस के जो गुर हैं, पैसे को कैसे संभालते हैं, फाइनेंस के वेरियस टर्म्स हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, सेविंग का जो मैंने तरीका बताया वो करें। तो आई थिंक मिडिल क्लास, अगर आप अपर मिडिल क्लास में आ जाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, पर अगर आप मिडिल क्लास में रहें तो कम से कम आप खुश रहेंगे, बिकॉज इफ़ यू आर फाइनेंशियली कंफर्टेबल। तो आई थिंक वैसे तो दुनिया में बहुत दुख हैं, थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड कर रहा हूँ, गुरबाणी में आता है, नानक दुखिया सब संसार, और कबीर दास जी ने लिखा है, देहधारी कोई सुख ही ना देखा, शायद कबीरदास जी ने लिखा है शायद, पर ये है ज़रूर। तो मतलब क्योंकि इतने दुनिया में दुख हैं, पर उसमें से फाइनेंस उन दुख का एक मेजर हिस्सा है कि पैसों की कमी होना आपको अक्सर दुखी करता है। तो उस दुख को आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली जागरूक रहें। सो इंक्रीज योर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अपना बजटिंग करके चलिए, प्लानिंग करके चलिए, एक विजन लेके चलिए, सेविंग करिए, इन्वेस्ट भी सेंसिबली करिए। आई थिंक यू कैन आयन आउट सम ऑफ योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सर, बहुत थैंक यू। बहुत सारे सवाल थे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी जल्दी हम कवर नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे दोबारा हम आपके टच में आए और एक बार फिर से और जो सवाल छूट गए हैं उनको भी कवर करने की कोशिश। जरूर, इट विल बी प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।